नितिन आज पूरे 2 साल बाद इंडिया आ रहा था। एक छोटे से शहर में उसके माता पिता का घर है। पिताजी तो रहे नहीं, लेकिन उस घर में माँ रहती है। घर 2 मंजिला बना हुआ है। माँ अकेली रहती है। ऊपर का घर तो किराए पर दिया हुआ है। नीचे मालती जी खुद रहती है। बेटे और बहू के आने से मालती जी आज बहुत खुश है। खुशी के मारे ज़मीन पर पैर नहीं पड़ रहे हैं। रसोई घर में कभी लड्डू बना रही है, तो कभी मठरी काट रही है, तो कभी पूरे घर की साफ सफाई कर रही है कि मेरे बेटे बहू इतने समय बाद घर आ रहे हैं तो उन्हें सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से मिलनी चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बहू बेटे के कमरे की वह बहुत अच्छे से सफाई कर देती है। बेटे बहू के आने से पहले ही वह छोले की सब्जी, सूखी सब्जी, रायता, खीर, पापड़, पता नहीं क्या क्या बना लेती है। उन्हें खाना बनाना बहुत पसंद है और उनके हाथ का खाना बनता भी बहुत स्वादिष्ट है। जो भी खाता है वही तारीफ़ करता है और नितिन को तो अपनी माँ के हाथों का खाना बहुत पसंद है। बेटे बहू के कदम घर में पड़ते ही मालती जी फूली नहीं समा रही थी। उन्होंने सबसे पहले चाय नाश्ता कराया। उसके बाद बेटे बहू को अपने हाथों से बनाया खाना बड़े ही प्यार से खिलाया। बेटा और बहू अपनी माँ के हाथ का खाना खाकर तारीफ करते हैं कि माँ, आपने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। आपके हाथों में तो जादू है, जादू। घर का खाना बनाने का सारा काम मालती जी ही करती थी, क्योंकि सबको घर में मालती जी के हाथ का ही खाना पसंद था। 2 दिन बाद नितिन अपनी माँ से कहता है, माँ, अब तुम यहाँ गांव में अकेली रहती हो, तुम्हारा मन नहीं लगता होगा। अब तुम ऐसा करो कि हमारे साथ विदेश चलो, वहाँ तुम हमारे साथ ही रहना, तुम्हें अच्छा भी लगेगा। यहाँ अब कौन है तुम्हारी देखभाल करने वाला? मालती जी कहती है, बेटा, तुम कह तो ठीक रहे हो। अपनी बहू बेटों के साथ हर कोई अपना बुढ़ापा काटना चाहता है। अब तो तुम्हारे पिताजी भी इस घर में नहीं हैं, तो अकेले रहकर भी क्या करूँगी? और जब कभी मेरी तबीयत खराब होती है तब तो ऐसा लगता है कि बेटे बहू के पास चली जाऊं या तुम्हें अपने पास बुला लूं। माँ, सोचना क्या है, अब तो बेटे बहू आ गए हैं और वह आपको ले जाने के लिए भी तैयार है, तो फिर आप हमारे साथ विदेश में चलो। नितिन को जब लगने लगता है कि माँ भी हमारे साथ विदेश जाने के लिए इच्छुक है, तो अगले ही पल वह अपनी माँ से बोला, माँ, जब आप हमारे साथ विदेश चली जाओगी तो फिर गांव की ज़मीन और शहर के 2 मंजिला मकान का क्या होगा? इनका तो कोई देखने वाला ही नहीं होगा। यह पूरी तरह से खंडर हो जाएंगे जब कोई इनमें रहेगा नहीं, उनकी देखभाल नहीं करेगा। हम ऐसा करते हैं, गांव की ज़मीन को बेच देते हैं और इस घर को भी हम बेचने के लिए ब्रोकर को बोल देते हैं, जिसमें कोई ना कोई इस घर को खरीदने के लिए मिल जाएगा और फिर हम आराम से विदेश जा पाएंगे। मालती जी कहती है, बेटा, गांव की ज़मीन को हम बटाई पर दे देते हैं, जिससे पैसे आते रहेंगे मेरे अकाउंट में, और इस घर को भी हम किराए पर दे देते हैं, इसके भी पैसे आते रहेंगे। बेचने की क्या ज़रूरत है? तभी बहू राखी कहती है, माँ, हम तो विदेश से 4 से 5 साल तक नहीं आ पाएंगे, तो फिर किराए पर देने का क्या मतलब है? कहीं ऐसा ना हो इतने सालों तक हम वहीं रहे और किराएदार हमारे घर पर भी कब्जा जमा ले और हमारी ज़मीन के साथ भी कुछ ऐसा हो। इससे अच्छा है कि हम उसको बेचकर पैसे ले लेते हैं, वह हमारे काम आएंगे। और अब तो आपको हमारे साथ ही रहना है, तो इतना सोचना क्या? अपने बेटे बहू के आगे मालती जी की एक न चलती है। बेटा गांव जा कर के गांव की ज़मीन को बेच देता है और उसके पैसे अपने अकाउंट में जमा कर लेता है। कुछ दिनों में घर बिक जाता है। मालकी जी नए मकान मालिक से बात कर लेती है कि जब तक हम विदेश नहीं जाएंगे तब तक इसी घर में रहने दो, उसके बाद तो तुम आ जाना। मकान मालिक अच्छे स्वभाव का था। वह बोला, ठीक है माँ जी, आपको जितना भी दिन रहना है रह लीजिए। वैसे भी अभी हम अपने दूसरे घर में रह रहे हैं। सभी लोग विदेश जाने की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि 2 दिन बाद ही उनके विदेश की फ़्लाइट है।
नितिन और राखी मालती जी को कहते हैं, आपका जितना भी कीमती सामान है, जेवर है, वह सब आप मेरे वाले बैग में रख दीजिए और वहीं चलकर मैं आपको वापस कर दूंगा। मालती जी अपने बेटे बहू की चालाकियों को बिल्कुल भी नहीं समझ पाती है। वह बहुत सीधी सादी है। उन्हें तो लग रहा था कि उनके बेटे बहू कितने अच्छे हैं, जो उन्हें अपने साथ विदेश में रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे, सारा बुढ़ापा बहुत अच्छे से कट जाएगा। अब किसी बात की चिंता नहीं है। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद नितिन अपनी माँ से बोला, माँ तुम थोड़ी देर इस बेंच पर बैठो, मैं अंदर टिकट चेक करके आता हूँ। मालती जी कभी ट्रेन से भी कहीं नहीं गई थी, तो उन्हें क्या पता कि प्लेन से जाने की क्या प्रक्रिया होती है। वह अपने बेटे पर भरोसा करके वहीं एक बेंच पर अपना बैग रख कर बैठ जाती है और बेटे के आने का इंतज़ार करने लगती है। इंतज़ार करते करते उनको 1 घंटा बीत जाता है, लेकिन बेटा उनको वापस लेने नहीं आता है। अब मालती जी थोड़ा सा इधर से उधर टहलने लगी और चारों तरफ नज़रें घुमाने लगी कि कहीं उनका बेटा बहू दिख जाए। इसी तरह से 2 घंटे बीत गए, लेकिन बेटा उनको वापस लेने नहीं आता है। थोड़ा सा इधर से उधर टहलने लगी और चारों तरफ नज़रें घुमाने लगी कि कहीं उनका बेटा बहू दिख जाए। इसी तरह 2-3 घंटे बीत जाते हैं। अब तो मालती जी को भी घबराहट होने लगी थी कि पता नहीं बेटे बहू अभी तक क्यों नहीं आए हैं, क्या हुआ। उनके दिमाग में भी बहुत सारे ख्याल पैदा हो रहे थे। वह पास में ही खड़े एक पुलिस वाले से पूछती है, बेटा मेरा बेटा अंदर गया है टिकट चेक कराने के लिए, अभी तक नहीं आया है, ज़रा पता कर दो कि वह क्यों नहीं आया। वो मुझे भी अपने साथ विदेश लेकर जाने वाला था। पुलिस वाला नितिन को 10 मिनट तक इधर से उधर ढूंढता है, लेकिन उसको कहीं नितिन नहीं मिलता है। फिर वह मालती जी से आकर पूछता है कि आपका बेटा विदेश में कहाँ रहता है। तो बड़ी मुश्किल से मालती जी बता पाती है कि उनका बेटा तो कनाडा में रहता है और वह मुझे भी वहाँ ले जाने वाला था। पुलिस वाले को सारा माजरा समझ में आ जाता है और वह मालती जी को आराम से समझाते हुए कहता है, माँ जी आप अपने घर जाइए, आपका बेटा आपको लेने नहीं आएगा, क्योंकि वह तो कनाडा वाली फ़्लाइट में बैठकर चला गया है। कनाडा की फ़्लाइट तो कब की निकल चुकी है। पुलिस वाले की बात सुनकर मालती जी को पहले तो भरोसा नहीं होता है, इसलिए वह शाम तक अपने बेटे का वहीं बैठे बैठे इंतज़ार करती रहती है। लेकिन जैसे जैसे रात का अंधेरा होता है, वैसे वैसे मालती जी को अपने बेटे की उनको छोड़कर विदेश जाने का भी भरोसा होने लगता है। फिर वह नम आँखों से अपना बैग उठाती है और अपने घर की तरफ चल पड़ती है। सीढ़ियाँ उतरते समय लड़खड़ाकर गिर जाती है। उन्हें तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा उन्हें इतना बड़ा धोखा देगा। अब तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह जाए तो जाए कहाँ। बेटे ने तो उनके हर तरह से हाथ पैर काट दिए, गांव की ज़मीन भी बेच दी और शहर का घर भी बेच दिया। अब मैं कहाँ रहूँगी, क्या खाऊँगी, कैसे जीऊँगी। उन्हें तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि उनके बेटे बहू ने उनके साथ इतना बड़ा छल किया है। वह बहुत दुखी और परेशान थी। उन्होंने एक ऑटो पकड़ा और अपने घर वापस आ गई, जिसको उन्होंने बेच दिया था। मालती जी घर के बाहर चबूतरे पर बैठ गई और अपने घर को निहारने लगी। अपने घर को निहारते निहारते उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। वो अपने पति को याद करती है कि देखो आज तुम्हारे बेटे ने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। अपने साथ नहीं ले जाना था तो मत ले जाता, कम से कम मेरा घर तो ना बेचता। अब मैं कहाँ रहूँगी। रात भर मालती जी अपने ही घर के बाहर बैठकर रोती रही। सुबह घर का नया मकान मालिक आया और उन्हें देखकर बोला, अरे यह तो इस घर की पुरानी मालकिन है और घर के बाहर चबूतरे पर लेटे हुए रो रही है। अरे माँ जी, आप तो अपने बेटे के साथ विदेश जाने वाली थी, फिर क्या हुआ, आप नहीं गई क्या। मालती जी रोते हुए सारी कहानी बता देती है। उनके घर का नया मालिक बहुत ही नरम दिल और उदार व्यक्ति था। वह बोला,
माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। वैसे भी मैंने यह घर किराए पर देने के लिए ही लिया है। मैं तो अपने दूसरे घर में रहता हूँ। आप एक काम करो कि ये बाहर वाला कमरा आप ले लो, बाकी का घर मैं किराए पर दे दूँगा। मालती जी एक कमरे में रहने के लिए तैयार हो जाती है और अपने नए मकान मालिक को बहुत सारा आशीर्वाद देती है। बेटा, तुम हमेशा खुश रहो। और वह उसी घर में अपना रसोई का पुराना सामान, राशन पानी भी उठाकर रख लेती है, जिससे वह अपना खाना बनाने लगती है। कुछ समय बाद उनका राशन ख़त्म हो जाता है। अब ऐसे बैठकर तो कोई खिलाने वाला नहीं है, ऐसे कैसे काम चलेगा? सोचते हुए मालती जी की आंखों से आंसू बह निकले। वह अपने बेटे के धोखे से उबर नहीं पा रही थी और बार बार रोई जा रही थी। 2 महीने जैसे तैसे निकल जाते हैं। उसके बाद मालती जी सोच लेती है कि ऐसे काम नहीं चलेगा। जिंदगी जीनी है तो कुछ करना ही पड़ेगा। इसलिए वह अपने नए मकान मालिक से 5,000 रुपये उधार लेती है और घर में टिफ़िन बनाने का काम शुरू कर देती है, क्योंकि उनके पास अपना हुनर था। मालती जी खाना बहुत अच्छा बनाती थी। उनके हाथ में बहुत स्वाद था। इस घर में 10 से 12 लड़के रहते थे, जो पढ़ाई के सिलसिले में अपने घर से बाहर शहरों में रहते हैं। वह भी मालती जी से सुबह शाम खाने का टिफ़िन लेने लगे। धीरे धीरे मालती जी के टिफ़िन का काम बढ़ने लगा और पैसे भी आने लगे। थोड़ी सी बचत भी होने लगी। 1 साल बाद तो मालती जी का टिफ़िन में नाम हो गया, क्योंकि वह खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाती थी और सभी को उनका बना हुआ खाना बहुत पसंद आता था। कहाँ उनका 10 से 12 टिफ़िन से काम शुरू हुआ था और आज तो पूरे शहर में उनके 300 टिफ़िन दिन के जाते हैं। और अब तो उन्होंने काम के लिए 2 लड़के भी रख लिए और साथ ही साथ घर में खाना बनाने के लिए 2 सहायिका रख ली। अब मालती जी खूब पैसे कमाने लगी थी। बेटा तो उनका सब कुछ बेचकर उन्हें भिखारिन बना गया था, लेकिन उन्होंने अपने हुनर से आज अपना सब कुछ हासिल कर लिया। उनका बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा था। उनका खूब नाम भी हो रहा था। लोग बातें करते कि देखो, 70 बरस की माताजी खाने के टिफ़िन का बिजनेस कर रही है। मालती जी को देखने वाले सभी लोग उनकी खूब प्रशंसा करते थे, क्योंकि आज मालती जी पैसे कमा रही थी। उनको तो सरकार की तरफ से भी सम्मानित किया गया। कुछ समय बाद किसी वजह से नितिन की नौकरी चली गई और वह एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गया। अब बिना पैसों के विदेश में रहना आसान नहीं था, इसलिए वह अपने देश वापस आ गया। कुछ दिन तक तो अपने ससुराल में रहता है। फिर उसे पता चलता है कि उसकी माँ, वो बूढ़ी माँ जिसे वह विदेश ले जाने के बहाने एयरपोर्ट पर अकेला छोड़कर भाग गया था, आज वही माँ अपना बिजनेस चला रही है। और तो और सरकार से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। न्यूज़पेपर में भी उनका नाम आया है कि इतनी उम्र में भी वह इतनी मेहनत कर रही है। अपनी बूढ़ी लाचार माँ की कामयाबी देखकर बेटे बहू के होश उड़ गए। नितिन के पास तो वैसे ही पैसों की तंगी थी। एक तो नौकरी चली गई थी, ऊपर से इंडिया आने पर भी उसकी कोई नौकरी नहीं लग रही थी। इसलिए वह अपनी पत्नी के साथ भागा भागा अपनी माँ के पास पहुँचा। बेटा और बहू मालती जी के आगे ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और माफ़ी मांगने लगे। माँ, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जो आपका घर और ज़मीन बेच दी और आपको अकेला एयरपोर्ट पर छोड़कर भाग गए। पर माँ, आप तो मेरी माँ हो। मुझे पता है आप मुझे माफ़ कर दोगी। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। मालती जी अपने बेटे बहू को देखकर दंग रह गई और पीछे को हटते हुए बोली, तुम लोगों को तो मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती। तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया वह अच्छा नहीं किया। एक बूढ़ी माँ के विश्वास को तोड़ा है, उसको धोखा दिया है, ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। अरे पापी, तुझे मैंने अपनी कोख से जन्म दिया। तुझे एक पल के लिए भी तुझे मेरा ख्याल नहीं आया कि मेरी माँ कैसे रहेगी, क्या खाएगी, कहाँ जाएगी। तुम दोनों मेरा सब कुछ लूटकर यहाँ अकेला मरने के लिए छोड़कर चले गए थे। मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। इतना बड़ा प्लान बना लिया तुमने मुझे धोखा देने का। अरे कुछ तो मेरे लिए छोड़ देते कि बूढ़ी माँ लौट कर आएगी
तो कहाँ रहेगी, क्या खाएगी? नहीं ले जाना था तो यही बोल देते। मुझे इतना बड़ा धोखा देने की क्या ज़रूरत थी? नितिन और उसकी पत्नी बनावटी आंसू निकालते हुए बोले, माँ, अब जो हुआ सो हुआ, उसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन आपको क्या पता कि हमने कितनी मुसीबत झेली है। 6 महीने पहले मेरी जॉब चली गई, एक एक पैसों के लिए तरस गए हैं हम। अब तो मेरे 2 बच्चे भी हैं, उनकी पढ़ाई का भी खर्चा है। माँ, अब तो आपका ही सहारा है, हम पर दया करो। माँ, आप तो इतने पैसे कमा रही हो कि आपने अपने इस घर को वापस खरीद लिया है, तो मुझे अब इस घर में रहने दो ना। फिर धीरे धीरे मैं कहीं नौकरी ढूंढ लूँगा और इस घर में सभी मिलजुल कर हंसी खुशी रहेंगे। बेटा और बहू दोनों मालती जी से मिन्नतें करने लगे, लेकिन मालती जी अपने बेटे बहू के दिए धोखे को बिल्कुल भी नहीं भूलती और वह अपने बेटे से स्पष्ट रूप से कह देती है कि अब मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं फिर से तुम्हारा सहारा पकड़ लूँगी तो पता नहीं तुम मुझे फिर से धोखा दे दोगे। अब ना मुझे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है और ना मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। अब मुझे तुम पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं है और ना ही मुझ में बार बार धोखा खाने की शक्ति है। तुम्हें जो करना है वह करो, जहाँ नौकरी ढूंढनी है ढूंढो, पर ना ही तो मैं इस घर में तुम्हें रखूँगी और ना ही अपना एक पैसा तुम्हें दूँगी। मैं जो भी पैसा कमाती हूँ अपने दम पर कमाती हूँ। तुमने तो मेरा सब कुछ छीन लिया था, उसके बाद भी इतना सब कुछ कर लिया और तुम तो अभी जवान हो। जाओ अपनी परेशानियों से संघर्ष करो, पैसे कमाओ और अपनी ज़िंदगी जियो, पर मुझसे कभी कोई उम्मीद मत रखना। इतना कहकर मालती जी अपने कमरे में चली गई और बेटा बहू दोनों हाथ को मलते हुए मुंह लटका कर वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, मालती जी ने सही किया या गलत, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।